बलूचिस्तान वन ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल रीजन इन साउथ एशिया, एक वसी, पथरीली और पुरअसरार सरजमीन जिसकी तारीख पाकिस्तान के वजूद से भी पुरानी है, जिसके पथरीले पहाड़ों और धूल भरी गलियों में एक खौफनाक कहानी बार बार सामने आ रही है। हर हफ्ते एक नई लाश मिलती है, किसी सुनसान रोड पर या किसी वीरान खेत में या किसी बंजर पहाड़ी के साये में। मगर ये सिर्फ मुर्दे नहीं होते, ये बर्बाद किए गए होते हैं। बाजू टूटे हुए, चेहरे पहचान में नहीं आते, जिस्म जले हुए, काटे गए, ड्रिल किए गए। कुछ किसान थे, कुछ वकील, कुछ स्टूडेंट्स और कुछ दुकान चलाने वाले दुकानदार। मगर इन सब में एक चीज कॉमन थी, और वो एक गोली जो सीधा सर में और अथॉरिटीज की तरफ से मुकम्मल खामोशी। ये है पाकिस्तान की डर्टी लिटिल वॉर, एक ऐसी जंग जिसका जिक्र आम पाकिस्तानी कभी सुनता ही नहीं, क्योंकि अखबारों में ऐसी खबरें अंदर के सफ़ों में दबा दी जाती है और कभी कभी तो लिखी भी नहीं जाती। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कौन है, कैसे वजूद में आई? जहां बलूचिस्तान में कई और ऐसे ग्रुप ऑपरेट कर रहे, वहाँ BLA को इतनी पॉपुलैरिटी क्यों मिली? आखिर इनका नजरिया क्या है? क्यों इंडिया, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के लिए ये एक फ्रीडम फाइटर ग्रुप है, जबकि वही पाकिस्तान, चाइना और US के लिए ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? जहां बलूचिस्तान में CIA सीक्रेट बेस मौजूद है, कैनेडियन गोल्ड माइनिंग जैसे प्रोजेक्ट मौजूद है, वही BLA सिर्फ चाइनीज प्रोजेक्ट्स को ही क्यों टारगेट कर रही है? BLA को फंड कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या पाकिस्तान के इस खित्ते में कभी अमन आएगा भी? इन सब सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम फैसल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को ब्रेक डाउन किया जाता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को समझने से पहले हमें उस जमीनी खित्ते को समझना होगा जहां से ये उठी है। बलूचिस्तान बलोच लोगों का घर है, एक कौम जो अपनी जबान, अपना कल्चर और अपनी ट्राइबल रिवायत के साथ कायम है। सदियों तक ये लोग निस्फी आज़ादी के साथ रहते थे, खासकर कर्नाट ऑफ किल्लात के तहत। ब्रिटिश कॉलोनियल के दौरान बलूचिस्तान को डिवाइड कर दिया गया, कुछ हिस्सा सीधा अंग्रेजों के अंडर आया, जबकि किल्लात जैसे इलाके को लिमिटेड ऑटोनॉमी दी गई, मगर ब्रिटिश प्रोटेक्शन के साथ। लेकिन सब कुछ 1947 में बदल गया। जब ब्रिटिश इंडिया डिवाइड हो रहा था तो खान ऑफ किल्लात ने इनिशियली डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट रहेगा, भूटान या नेपाल की तरह। लेकिन चंद महीनों में सख्त सियासी और फौजी दबाव के बाद किल्लात को मार्च 1948 में जबरदस्ती पाकिस्तान के अंदर शामिल कर दिया गया। इसके बाद बलूचिस्तान में कई बार बगावतें उठ चुकी हैं, जैसे कि 1948, 1958, 1962 एंड 1973। हर दफा डिमांड वही रहती है, ज्यादा ऑटोनॉमी, रिसोर्सेज पर हक और फौजी जुल्म का खात्मा। नेचुरल गैस जो पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है, कॉपर और गोल्ड जैसे रिसोर्सेज होने के बावजूद बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब और नीचा रह गया प्रोविंस है। बहुत से बलोच लोगों के लिए ये सिर्फ रिसोर्सेज या पावर की लड़ाई नहीं है, बल्कि इट्स अ फाइट फॉर डिग्निटी, आइडेंटिटी एंड रिकग्निशन। और एक ऐसी लंबी हिस्ट्री जिसमें बेएतमादी है, नफरत है, रेजिस्टेंस है, उसमें से ग्रुप जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी ने जन्म लिया। एक पुरानी शिकायत अब एक नए दौर की बगावत बन चुकी है, एक ऐसी बगावत जहां चलते बस को रोककर पंजाब से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को निशाना बनाया जाता है, बल्कि ये मॉडर्न और ट्रेन हथियारों से लैस एक ग्रुप बन चुका है। अफगानिस्तान में छोड़े गए अमरीकी हथियारों से लैस, सुसाइड बॉम्बिंग से लेकर पाकिस्तान की तारीख की पहली ट्रेन हाईजैक तक, BLA ने बार बार बताया कि ये ग्रुप सीखता है, अडेप्ट करता है और हर बार अपना लेवल बढ़ाता है। 2018 में चाइनीज कंसल्टेंट पर अटैक होता है, 4 लोगों की डेथ होती है, बट फॉर्चुनेटली किसी चाइनीज डेलीगेशन को नुकसान नहीं पहुंचता, जिसे बीजिंग ने चाइना पाकिस्तान कॉरपोरेशन के खिलाफ साजिश समझा और पाकिस्तान ने इसे इंडियन एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट करार दे दिया। 11 मई 2019 को दोबारा अटैक होता है गवादर में मौजूद पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर, बट ड्यू टू रमजान एट दैट टाइम कोई भी फॉरनर मौजूद नहीं होता। एंड इस दफा BLA का मजीद ब्रिगेड इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अब मजीद ब्रिगेड क्या है? बेसिकली BLA ऑपरेट किया जाता है डिफरेंट टास्क बेस पर, जिसमें एम्ब्यूशेस, IED अटैक्स और मेजर असॉल्ट शामिल है। एंड द मजीद ब्रिगेड नॉन फॉर इट्स सुसाइड बॉम्बिंग। और ये हाईलाइट तब हुआ जब 2022 के अंदर 30 साल की औरत जो कि एक बच्चे की माँ थी, खुद को उड़ाया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बाहर, जिसके नतीजे में 3 चाइनीज प्रोफेसर की हलाकतें हो गई। ये पहली फीमेल सुसाइड बॉम्बर थी BLA हिस्ट्री में, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट को एक कुल्ली वार्निंग दी जा रही थी। और इसके अलावा कई और मेजर अटैक्स जो पाकिस्तान के अंदर हुए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद BLA लेता है। रिसेंटली बहुत ही फेमस BLA का दूसरा ब्रिगेड, जिसे ये लोग GN फाइटर ब्रिगेड का नाम देते हैं, बोलान पास के अंदर रेलवे ट्रैक ही उड़ा दिया। 11 मार्च 2025 सुबह बलूचिस्तान में क्वेटा शहर से पेशावर के लिए एक ट्रेन निकलती है।
As the train passes through tunnel near सिब्बी, सिर्फ 160 किलोमीटर क्वेटा से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने रेलवे ट्रैक को ही उड़ा दिया और ट्रेन को ही रोक दिया। पूरे 24 घंटे तक मुसल्ला मुकाबला चलता रहा और आर्मी के मुताबिक 33 बीएलए अटैकर्स को एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ने भी बड़ी कीमत चुकाई है। 21 सिविल पैसेंजर्स और 4 पैरामिलिट्री सोल्जर जान से गए। इट वॉज द डेडलीस्ट ट्रेन हाईजैक इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और सबसे ज्यादा हेडलाइन ग्रैबिंग बीएलए ऑपरेशन। हर इंसर्जेंसीज के बाद सबसे अहम सवाल ये होता है कि इन्हें फंडिंग कौन कर रहा है, कहां से ये असला आ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल कि इन सब का फायदा किसको हो रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इल्जाम, इंडिया जो पाकिस्तान का आर्जी दुश्मन है, बीएलए को प्रॉक्सी वॉर के लिए यूज कर रहा है। अब ये इल्जाम नया भी नहीं है। इस्लामाबाद कहता है कि इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी बीएलए को सेफ हेवन हथियार और पैसे फराहम कर रहा है। सबसे ज्यादा शोर मचा 2016 में जब पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को गिरफ्तार किया, एक फॉर्मर इंडियन नेवी ऑफिसर जिस पर स्पाई होने और बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने का इल्जाम है, जिस पर इंडिया ने इस स्टेटमेंट को रद्द करते हुए कहा कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने ईरान से किडनैप किया। इंडिया का ये भी कहना है कि बलूचिस्तान के अंदर जितनी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही है, पाकिस्तान उसको छुपाने के लिए ये सब ड्रामा कर रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कहना है कि इंडिया सिर्फ बीएलए को हथियार नहीं दे रहा, बल्कि गुरिल्ला वारफेयर की ट्रेनिंग और मेडिकल फैसिलिटीज तक प्रोवाइड कर रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए के जो कमांडर्स हैं, वो दिल्ली के अंदर अपना इलाज करवा रहे हैं। पाकिस्तान का मानना है कि ये सिर्फ एक प्रॉक्सी वॉर नहीं, बल्कि ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा बन गया है। बीजेपी सरकार के दौर में ये सोच दोबारा से उभर कर आई है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर किया जाए। 2023 में बीएलए के एक कमांडर ने सरेंडर होकर यह बताया कि इंडिया न सिर्फ बीएलए को फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, बल्कि इंडिया बीएलए को ऑपरेशन डिटेक्टिव्स तक फराहम कर रहा है। 2022 में लसबेला हेलीकॉप्टर क्रैश, जिसमें 6 आर्मी के पर्सोनल शहीद हुए, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बलोच राज अजोई संगर यानी BRAS लेता है, जिसके बाद वो क्लेम करते हैं कि जो कुछ उसने किया भारत के कहने पर किया। 2025 में पहलगाम अटैक ने बलूचिस्तान को हिला दिया था और कुछ ही दिनों बाद जाफर एक्सप्रेस पर हमला होता है। दोनों अटैक्स में एक गमशुदा तसलसल था और दोनों तरफ निशाना सिर्फ आम आवाम को बनाया गया, जिसके बाद पाकिस्तान ने इन दोनों अटैक्स को इंडिया के बैकिंग से जोड़ दिया, ये कह करके बीएलए अब डायरेक्ट इंडिया से ऑर्डर और सपोर्ट लेता है। इसके बाद अफगानिस्तान, जिस पर पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि बीएलए के लिए अफगान सरजमीन एक सेफ हेवन है, खास तौर पर 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान को संभाला। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बीएलए के कुछ ग्रुप्स अफगानिस्तान के उस जगह पर चले गए जहां पर अफगान तालिबान का कंट्रोल कमजोर है। ईरान भी बलूचिस्तान का हमसाया है और वहां पर भी बलोच के रेस्टलेस माइनॉरिटीज है। तेहरान तो ऑफिशियली पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन दोनों मुल्कों ने बलोच सेपरेटिस्ट को छुपाने का इल्जाम एक दूसरे को दिया हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि बीएलए ईरान में मौजूद बलोच सेपरेटिस्ट से मिली हुई है, जहां वो पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी का रीजन है। यूरोप और अमेरिका में रहने वाले बलोच एग्जाइल इस मूवमेंट का डिप्लोमेटिक चेहरा बन चुके हैं। ग्रुप जैसे फ्री बलूचिस्तान मूवमेंट और नेशनल मूवमेंट यूके और स्वीडन में एक्टिव है, प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं और वेस्टर्न लॉ मेकर से लॉबी करते हैं, जिस पर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का कहना है कि ये लोग मनी लॉन्ड्रिंग और प्रोपेगेंडा में मुलव्विस है। लेकिन वही एक्टिविस्ट रिपोर्ट करते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन जो कि बलूचिस्तान में हो रही है उसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बीएलए को कौन सपोर्ट कर रहा है? जवाब सीधा नहीं है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान बलूचिस्तान को सिर्फ एक प्रोविंस नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट समझते हैं। पाकिस्तानी रियासत के मुताबिक बीएलए किसी रेजिस्टेंस ग्रुप का नाम नहीं, बल्कि वो एक दहशतगर्द तंजीम है जो कौमी सलामती और तरक्की का दुश्मन है। इसलिए पाकिस्तान का सालों से एक ही जवाब रहा है, ताकत, सर्विलियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या ये काम कर रहा है? 2000 के आगाज से बलूचिस्तान के अंदर कई मिलिट्री ऑपरेशन हुए, जैसे ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और ऑपरेशन कोहे सुलेमान। इन ऑपरेशंस का निशाना होता है बीएलए के हाइड आउट्स, स्मगलिंग रूट्स और एलिजिड मिलिटेंट कैंप्स। लेकिन साथ साथ एक इल्जाम लगाया जाता है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, जिस पर बलोच एक्टिविस्ट का कहना है कि लाखों लोगों को लापता कर दिया गया, जिनमें स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल वर्कर्स और पोइट्स शामिल हैं। वही दूसरी तरफ फौज इन इल्जामात को रद्द करते हुए कहती है कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो फॉरेन फंडिंग से चल रहा है। लेकिन वही फौजी क्रैकडाउन के साथ पाकिस्तान ने दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर लिया, और वो है तरक्की का। और ये था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का एक $60 बिलियन का मेगा प्रोजेक्ट, जिसका मकसद था बलूचिस्तान को ट्रेड हब बनाना, जिसमें शामिल रोड्स,
پائپ لائن اور گوادر اسٹریٹجک پورٹ. لیکن بلوچ اس کو ترقی نہیں بلکہ قبضہ سمجھتا ہے. ان کا ماننا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو بھی پروجیکٹس آتا ہے نوکریاں آؤٹ سائڈر لے جاتی ہیں. حفاظت کے لیے صوبہ پنجاب سے فوج بلائی جاتی ہے جس پر سے لوکل لوگوں پر سرویلینس بڑھ جاتا ہے. ہمیں اس میگا پروجیکٹ سے فائدہ تو نہیں البتہ ڈسپلیسمنٹ ضرور ملتی ہے اور ہمیں اپنے ہی ایریا سے نکال دیا جاتا ہے. اسی طرح ہمیں اس انویسٹمنٹ سے فائدہ تو نہیں البتہ ایکسٹریکٹ ضرور کر دیا جاتا ہے. اور بلوچستان میں یہ کانفلکٹ اصل میڈیا سے بھی چھپایا جاتا ہے. ٹائٹ میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے لوکل جرنلسٹ کو دھمکایا گیا, کچھ کو مار دیا گیا اور کچھ کو غائب کر دیا گیا. آپریشن کے دوران نیٹ ورک کو بھی بند کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے رپورٹنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان کی ہمیشہ سے ایک ہی اسٹریٹجی رہی ہے, ہارڈ پاور اور اکنامکس پرومسز کا مکس. لیکن جہاں ٹرسٹ اور ڈائیلاگز کی جگہ بلڈوزر اور بوٹس لے لیں وہاں پر کبھی بھی امن نہیں آ سکتا. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کچھ کس طرف جا رہا ہے؟ جہاں بی ایل اے میں موجود مجید بریگیڈ اور جی اینڈ بریگیڈ جیسے سیل میں تقسیم یا تنظیم اب صرف لشکر نہیں بلکہ ایک ریوالونگ نیٹ ورک بن چکا ہے. عورتوں کو سوسائڈ بومبر کے طور پر یوز کیا جاتا ہے, آن لائن میڈیا کمپینز چلائی جاتی ہے اور کراس بارڈر آپریشن بھی کر چکے ہیں. لیکن اس کے بعد بھی بی ایل اے کے پاس زمینی قبضہ کم ہے اور عوامی حمایت بھی اس قدر حاصل نہیں ہے. جہاں بلوچستان کے اندر ہر وقت وار زون بنا رہتا ہے وہاں نیوز کلیکٹ کرنا بھی ایک ٹف کام ہے. اس لیے بلوچستان کے بارے میں زیادہ بولنے سے گریز کیا جاتا ہے. مین اسٹریم میڈیا بھی اسے زیادہ تر نظر انداز کرتا ہے. لیکن سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے ٹک ٹاک, انسٹاگرام, یوٹیوب اور ٹویٹر پر یہ ٹاپک ہمیشہ ایکٹیو رہتا ہے. دنیا کے لیے بلوچ کانفلکٹ ہمیشہ سے ایک ڈائلاما رہا ہے, نہ اتنا چھوٹا کہ اگنور کیا جا سکے, نہ اتنا بڑا کہ پالیسی چینج ہو. ویسٹرن حکومتیں بھی پاکستان اور چائنا کے ساتھ ٹائز دیکھتے ہوئے خاموش رہتی ہے. لیکن ہیومن رائٹ گروپس بار بار یہ کہتی ہے کہ بلوچستان میں ہونے والے انفورس ڈس اپیئرنس اور کلیکٹیو پنشمنٹ پر نظر ڈالی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بی ایل ایک فریڈم فائٹر ہے جو اپنے لوگوں کے لیے اور اپنے زمین کے لیے لڑ رہی ہے, یا ایک دہشت گرد تنظیم جو ملک بھر میں بد امنی پھیلا رہا ہے؟ اپنا پوائنٹ آف ویو کمنٹ میں ضرور دیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے, تب تک کے لیے پیس آؤٹ, اللہ حافظ. لائک کرنا نہ بھولیے گا.